काशीपुर गांव में आलोकनाथ नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्यों को दिखाया, कई मंदिरों में पूजा पाठ करवाई, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सीता, मुझे लगता है कि अब हमें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। इतने पूजा पाठ किए, अनेक वैद्यों से मिले, फिर भी कुछ भी फल नहीं मिला। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। मुझे विश्वास है हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। सीता, बस करो। अपने आप को और मुझे झूठी संतान न देना। ईश्वर से कितनी बार प्रार्थना करोगी, जब भगवान ही चाहते हैं कि हम पूरा जीवन संतान के सुख से वंचित रहे। आलोकनाथ मान चुका था कि अब उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु सीता उसकी एक ना सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। वो हर रोज पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, राधा के बरामदे में कहीं से एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और वहीं पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। ये देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। वो उन्हें हर रोज दाना डालती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उस घोंसले में एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाती। परंतु एक शाम, अजी, इतना अंधेरा हो गया, परंतु मैना पक्षी का जोड़ा अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? कोई बात नहीं सीता, तुम परेशान मत हो। सुबह तक मैना पक्षी वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। सीता कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु वो मैना पक्षी का जोड़ा वापस लौटकर नहीं आए। तब सीता ही उस घोंसले में रखे अंडे की निगरानी करने लगी। वो दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसी का हो। मैना का वो अंडा हर रोज दुगनी तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर सीता को अब डर लगने लगा। एक दिन वो अंडा बढ़ते बढ़ते तरबूज जितना बड़ा हो चुका था। ये देखकर वो जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों ये देखकर बहुत ही अचंभित थे। सीता, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी देखकर हैरान हूँ। अब तो मुझे डर लगने लगा है जी। दोनों अंडे को देख रहे थे कि तभी वो अंडा लुढ़क कर सीता के पैरों के पास आ जाता है। सीता ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और इसमें से एक बहुत ही प्यारी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, परंतु साथ ही बहुत खुश भी थे। सीता ने जल्दी से बच्ची को अपने गोद में ले लिया। सीता, ये कैसे हो सकता है? एक मैना के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, ये कोई जरूर चमत्कार है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या पता ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी हो और इस प्रकार उन्होंने मेरी सूनी कोख भरने का प्रयोजन किया हो। छोड़िए अब ये सब। भगवान की महिमा से हमें बच्ची तो मिली है ना। ये लड़की मैना के अंडे से निकली है, तो हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। मैनावती? बड़ा ही प्यारा नाम है। हाँ हाँ, बड़ा ही प्यारा नाम है मैनावती। दोनों ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने मैनावती का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वह बहुत खुश रहने लगे। अब मैनावती बड़ी हो गई। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन मैनावती अपनी सहेलियों के साथ बाहर टहल रही थी।
उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए आए थे। जब उन्होंने मैनावती को देखा तो वो उसे बस देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता ने राजा का मन हर लिया था। राजा ने मन बना लिया कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा। मंत्री जी, पता करिए ये सुंदर कन्या कौन है, इसके माता पिता कौन है, हम इससे विवाह करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है महाराज, हम जल्दी से इस कन्या के बारे में पता लगाते हैं। हाँ। मंत्री ने शीघ्र ही लड़की की जानकारी जुटाकर राजा को बताई। महाराज, वो हमारे राज्य के साहूकार आलोकनाथ की पुत्री है। हाँ। अच्छा ठीक है मंत्री जी, आप हमारे प्रस्थान की तैयारी कीजिए। हम स्वयं जाकर मैनावती के माता पिता के आगे अपने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। हाँ जी महाराज। आलोकनाथ जी, हम आपकी पुत्री मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? क्या क्या? नहीं नहीं महाराज, भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी महाराज, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सीता, सीता, अरे सुनती हो? हमारी बेटी की तो भाग ही खुल गई। हमारे राज्य के राजा मदन सेन हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। हाँ अजी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। दोनों बहुत खुश थे। बड़ी धूमधाम से मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बन महल में आई। महल में चारों तरफ मैनावती की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। ये सब सुनकर बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत ही जलन हो रही थी। राजा को ये बात पता थी कि मैनावती मानव गर्भ से नहीं बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय मैनावती के साथ ही बीतता था। राजा किसी भी समस्या में उनसे ही सलाह लेते थे। ये सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी जलने लगी। अब बहुत हो गया। मैनावती मैनावती, अब इस नाम से हमें चिढ़ होने लगी है। हमें इसे हमेशा के लिए महल से निकालना होगा। अब हम इसे और नहीं झेल सकते। एक दिन वो मैनावती के पास जाती है और बोलती है, रानी मैनावती, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के गर्भ से नहीं आई हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। हमें बस ये जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारी जान किसमें बसती है भला? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी जान मेरे हृदय में है। बड़ी रानी बहुत ही चालाक थी। उसे पता था कि मैनावती कुछ तो छुपा रही है। देखो मैनावती, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है। राजपाट में हर दिन जान का खतरा बना रहता है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसीलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और वो उससे कितना ईर्ष्या करती है। इसलिए वो बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती है। दीदी, मेरे मायके में बने घर के आंगन में कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और इस लकड़ी के बक्से में छोटी सी डिबिया है और इस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरे प्राण हैं। ये सब बातें जानकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश थी कि अब इस मैनावती से छुटकारा मिलेगा। मैनावती, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, परंतु ध्यान रहे, हम रानियों के अनेकों शत्रु हैं। हमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहाँ से चली गई
और मैनावती उसकी ये बातें सोचने लगी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। किस विचार में खोई है रानी मैनावती? हमें भी तो बताइए। अब रानी को ज्ञात हो चुका था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। महाराज, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को अग्नि मत देना। अरे ये कैसी अशुभ बातें बोल रही हो मैनावती? आप ऐसी बातें मुख से ना निकाले। मरना तो एक दिन सबको ही है। मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। महाराज, मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवा कर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और जरूरत की सारी सामान भी रखवा देना। बस एक और शब्द नहीं रानी मैनावती। हम जीवित हैं तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ये कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। राजा ने देखा कि मैनावती को बहुत तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधियां दी और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली है। हाँ, माँ बनने वाली है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि राजा की ये पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं थी। राजा बहुत खुश थे। अब वो छोटी रानी की और भी देखभाल करने लगे। ये देखकर बड़ी रानी क्रोध में सोचने लगी, जब से छोटी रानी मैनावती आई है तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते। अब हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, तुम जल्दी से गोताखोर को बुलाओ। दासी गोताखोर को रानी के पास ले गई। सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत रानी मैनावती के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के मुद्राएं दूंगी। गोताखोर ने बड़ी रानी के आदेश अनुसार मौका देखकर आलोकनाथ और सीता जब घर पर नहीं थे तब वो घर में घुस गया और कुएं में से लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें से छोटी डिबिया निकाल ले आया। गोताखोर ने वो डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दी। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने की मुद्राएं दी। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, मैनावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़ी रानी ने रानी मैनावती को देखा तो उनकी सांस रुक चुकी थी। महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु हो चुकी है महाराज, मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अब रानी मैनावती नहीं रही। पूरे महल में मातम छा गया। सभी लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। उधर बड़ी रानी मैनावती के मौत की खबर सुनकर बहुत ही खुश थी। अब तो मैनावती की जान मेरे हाथों में है। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। महाराज, रानी मैनावती को हमें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना होगा। उनके शरीर को अग्नि देनी होगी महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाएंगे और उसके आंगन में हमारी रानी मैनावती के शरीर को रखवा दीजिए। उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न कर पाए। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए। सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारे मैना की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान थे कि महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर
एक बहुत बड़ा महल बनवाया। उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया। उस महल के आंगन में मैनावती के शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान, सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया। मैनावती की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी और वो सोच रही थी, चलो वो हमेशा के लिए मैनावती चले गई है, अब महाराज मुझे ही मानेंगे और मेरे ही साथ रहेंगे, अपना पूरा समय मेरे साथ ही व्यतीत करेंगे। लेकिन दूसरी ओर राजा बहुत ही दुखी थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो हमेशा मैनावती की यादों में खोए रहते थे। वो मैनावती को याद करके कभी कभी उसके महल के चक्कर लगाया करते थे। एक दिन राजा ऐसे ही मैनावती के महल की तरफ चक्कर लगा रहे थे कि तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के राजा बहुत हैरान थे। अरे ये बच्चे की आवाज तो रानी मैनावती के महल से आ रही है, परंतु ये कैसे संभव है? इस महल में तो कोई आता जाता नहीं है। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर चले गए। तब राजा ने देखा कि मैनावती के मृत शरीर के पास उनके बगल में छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलवाया, फिर वो बच्चा उनकी गोद में ही सो गया। तब राजा ने उसे मैनावती के बगल में सुलाकर चल दिए। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में गए। तब राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से गोद में लिया और थोड़ी देर खिलवाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चा फिर से सो गया तो राजा उसे मैनावती के शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाते और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैनावती के पास सुलाकर चले आते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजा ने उस लड़के से पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़के ने मैनावती के शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही है मेरी माँ। ये सुनकर राजा बहुत ही हैरान था। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, मैनावती बिल्कुल नष्ट प्राण लेटी हुई है। अच्छा बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है और वही मेरा ध्यान भी रखती है। हाँ। राजा हैरान तो थे ही, परंतु वो रानी मैनावती को जीवित देखने के लिए उत्सुक भी थे। इसीलिए वो उस बच्चे की बातों पर विश्वास करने लगे। हाँ? ये बच्चे को खाना कैसे खिला सकती है? बेटा कब जागती है तुम्हारी माँ? कब जागती है? मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे बहुत सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है। फिर सुबह होने से पहले ही वो सो जाती है। हाँ। बेटा आज रात जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उनसे पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती रहती हो और रात को ही जागती हो, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा। हाँ। ये कहते कहते बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसको मैनावती के बगल में सुलाकर चले जाते हैं। मैनावती का प्राण जिस माला में थे वो बड़ी रानी दिन भर पहने रहती थी। तब मैनावती के शरीर से प्राण निकल जाते थे और वो बिल्कुल निष्प्राण हो जाती थी। परंतु बड़ी रानी रोज उस माला को रात में सोने से पहले निकाल कर रख देती थी। तब मैनावती के शरीर में प्राण आ जाते थे। मैनावती रात को जागी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती कुछ दिनों से देख रही थी कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा। पुत्र, हम देख रहे हैं आप आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। क्योंकि माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैनावती ये बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें किसने खाना खिलाया पुत्र?
माँ, मुझे महाराज ने खाना खिलाया। वो रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। हाँ। रानी मैनावती समझ चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि राजा ही थे जो वहाँ आते थे। मैनावती ने सोचा कि राजा को सारी बातें बता देनी चाहिए, यही सही समय है। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज जब महाराज आए तो उनसे बोलना कि बड़ी रानी के गले में चमकती हुई माला है, उसी में मेरी माँ के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, जिससे मेरी माँ का शरीर निष्प्राण हो जाता है और बड़ी रानी रोज रात को सोने से पहले वो माला उतार दे। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। महाराज, माँ बोल रही थी कि बड़ी रानी के गले में जो माला है उसमें ही मेरी माँ का प्राण है। अगर वो माला उन्हें मिल जाए तो वो फिर से जीवित हो सकती है। हाँ। राजा समझ गया कि बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत जलन थी, जिस कारण वो मैनावती को जान से मारना चाहती थी। रानी मैनावती की ये दशा बड़ी रानी की वजह से हुई है और उसके इस गुनाह की शिक्षा उसे अवश्य मिलेगी, परंतु सबसे पहले हमें वो माला उनसे वापस लेनी होगी। महाराज मन ही मन एक योजना बनाते हैं। अरे बड़ी रानी, आप ये इतनी बड़ी माला डालकर क्यों रहती है? इससे आपको परेशानी होगी। आप ये माला उतार दीजिए। नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं उतार सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने दी है, मैं ही नहीं उतार सकती। बड़ी रानी से ये माला लेना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। हाँ। अब अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और बोलता है, रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस बच्चे के पालन पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ? क्या आप कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चे का पालन पोषण कर पाएंगी? हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस बच्चे को लाइए। हमारी कोई संतान नहीं है, मैं उसको कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर राजा मैनावती के महल जाते हैं। तब वो बच्चे से बोलते हैं, देखो बच्चे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको वैसे वैसे करना है। तुम बड़ी रानी के गले में पड़े उस मोतियों की माला को पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे इस माला के साथ खेलना है, और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी वो माला तुम्हें निकाल कर ना दे दे। राजा बच्चे को महल लेकर आ जाते हैं। महल में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। जैसे ही बच्चा गोद में जाता है, माला को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे ये माला चाहिए, मुझे इसके साथ खेलना है, मुझे ये माला दे दो बड़ी रानी। मैं तुम्हें ये माला नहीं दे सकती, दूसरे खिलौने लेकर आती हूँ। ये माला मैं तुम्हें नहीं दे सकती। परंतु वो बच्चा उसी माला के लिए जिद पकड़े रहता है और जोर जोर से रोने लगता है। महल के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने फुसलाने लगते हैं, परंतु वो बच्चा माला की रट लगाए बैठा था। ऐसे मानो जैसे उसे वो माला ना मिले तो उसकी जान ही चली जाए। तभी योजना के अनुसार वहाँ पर राजा आ जाते हैं और वो रानी से बोलते हैं, अरे अरे बड़ी रानी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर रोते रोते इस बच्चे को कुछ हो जाए तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज में आपकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? अब रानी सोचने लगी, अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाए तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए माला बच्चे को दे देती हूँ और जब इस बच्चे का मन भर जाएगा तब ये माला इससे तुरंत वापस ले लूंगी। बड़ी रानी वो माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा माला को लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मोतियों के माला को लेकर राजा को दे देता है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और मैनावती के गले में माला डाल देता है।
माला के डालते ही मैनावती के प्राण वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे प्राण इस मोतियों की माला में ही बसते हैं। अगर ये माला कोई दूसरा ले ले तो मेरे प्राण चले जाते हैं। और महाराज, ये आपका और हमारा पुत्र है। रानी मैनावती, मैं सब जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने आपके साथ बहुत गलत किया है और उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। आप और हमारा पुत्र अभी कुछ दिन इस महल में रहिए। सही समय आने पर हम आपको अपने साथ महल ले चलेंगे। इसके बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं। इधर बड़ी रानी बहुत परेशान थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो माला उसे नहीं मिली थी। महाराज, आपने उस बच्चे को कहीं देखा है? वो हमारी माला लेकर गया है। आप तो जानते हैं ना, वो माला हमारे लिए कितनी अनमोल है। आखिर वो हमारी। अरे भाई, हाँ हाँ, माँ की आखिरी निशानी जो है। चिंता मत कीजिए बड़ी रानी, वो माला हमारे पास सुरक्षित है। परंतु अभी के लिए हम इससे भी गंभीर समस्या से घिरे हैं। क्या हुआ महाराज? देखो बड़ी रानी, हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी राजा हमला करने वाला है और आपकी जान को खतरा है। महाराज, हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। अरे हाँ हाँ महारानी, मैंने आपको छुपा कर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तहखाना बनवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया है। आप वहीं पर कुछ दिन आराम से रहिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको बुलवा लेंगे। हाँ महाराज, आप जब तक कहेंगे हम तब तक उस तहखाने में रह लेंगे। बस हमें कुछ होना नहीं चाहिए। महाराज, ये क्या है? आपने तो कहा था तहखाने में सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। रानी, आपने जो रानी मैनावती के साथ इतना बड़ा छल किया, उसकी यही सजा है कि आप इस तहखाने में जिंदगी भर रहेंगे। हाँ। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफी कभी नहीं मिलेगी बड़ी रानी। आपने जो कृत्य किया है वो माफी के लायक नहीं है। अब आप इसी तहखाने में जिंदगी भर रहिए। फिर राजा पूरे सम्मान के साथ अपने पुत्र और रानी मैनावती को लेकर आते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।